Assalamu alaikum. Today our topic about kinematics of linear motion. Class 9 and 10, chapter 3 by me, Meher Khan. So first of all first topic is rest and motion. Second, types of motion. Third, kinematics. Fourth is scalar and vector quantities. Fifth is distance and displacement. So first question is what is rest? So definition of rest, it can be defined as a body is said to be in the state of rest when we observe that it does not change its position with respect to its surroundings. कोई जिस्म अपने आसपास के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो कहा जाएगा वो जिस्म हालत सकून में है। मिसाल के तौर पर मेज पर पड़ी हुई एक किताब हालत सकून में कहलाएगी क्योंकि हम उसको ना फोर्स कर रहे हैं ना उसके वजह से वो हिल नहीं सकती क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो सराउंडिंग यानी कि आसपास के लिहाज से कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट नहीं कर रही होगी तो वो रेस्ट पोजीशन के अंदर मौजूद होगी। जस्ट लाइक अगर आप चल फिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आप रेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे। Second question is what is motion? The definition of motion is it can be defined as if a body changes its position with respect to its surrounding, then can say that body went in the state of motion. एक जिस्म अपने आसपास के लिहाज से अपनी पोजीशन मुसलसल तब्दील करता है तो कहा जाएगा कि वो जिस्म हरकत की हालत में है। मिसाल के तौर पर रोड पर चलने वाली बस या कार हालत में मोशन की हालत में होती है, यानी कि वो मूवमेंट कर रही है। जब आप लोग चलते फिरते हैं तो इसका मतलब है आप मूवमेंट कर रहे हैं, यानी मोशन की हालत में मौजूद हैं। किस टाइप के मोशन में हालत है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन की एक डेफिनेशन ये भी है, एक पीछे जो डेफिनेशन थी वो। देन नेक्स्ट इज अगर आप ये लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। रेस्ट इन फिजिक्स द ऑब्जेक्ट्स which do not change their position are said to be at rest। यानी ये वही बात है, अगर आप अपने आसपास के लिहाज से या आप वैसे ही मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट नहीं कर रहा है वो रेस्ट यानी सुकून की हालत में है। देन मोशन इज द ऑब्जेक्ट which change their position with respect to their surroundings or with respect to or by both are said to be in motion। यानी आसपास के लिहाज से या आप वैसे ही अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट कर रहा है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है वो फोर्स की बदौलत जो है मूवमेंट कर रही है, ए साइड से बी साइड जा रही है, उसमें मोशन क्रिएट हो रहा है तो हम उसको हरकत कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में काफी टाइप जो है मोशन की लिखी हुई है। मोशन यानी कि हरकत, मोशन यानी हरकियात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड पर रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग आगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन इज
Following are the different types of motion. First is linear motion और translatory motion. यानी हरकत की बहुत सी इकसाम है, लेकिन इसकी आम इकसाम दर्ज झेल हैं. फर्स्ट है लीनियर मोशन, और यानी या फिर इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, यानी फिरती हरकत. It is motion of a body on a straight or a curved path such that the very particle in the moving body is being displaced by the same amount. यानी एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, यानी उसके अंदर जो है एक ही सिंक के अंदर मूवमेंट हो रही है और वो इधर उधर नहीं हरकत कर रहा उसके अलावा, तो हम कह सकते हैं लीनियर मोशन है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन है. फॉर एग्जाम्पल एक कार है, वो रोड पे बिल्कुल सीधी चल रही है, उसमें और इसके अलावा सीधे चलने के अलावा एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसके अलावा और कोई दूसरी मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर मोशन है और ट्रांसलेटरी मोशन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन, यानी गर्दिशी हरकत, यानी घूमने वाली हरकत कह सकते हैं. ओके, इट इज द टाइप ऑफ द मोशन इन विच अ बॉडी इज रोटेट about a fixed point or axis called rotatory motion. It can divide it into subdivision, यानी रोटेटरी मोशन यानी घूमने वाली हरकत. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल घूमने से मुराद एक होता है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि रोटेटरी मोशन भी घूमने वाली हरकत को कहा जाता है, बट ये एक पॉइंट के ऊपर घूमती है. फॉर एग्जांपल हम फैन की मिसाल ले सकते हैं. आपके सर के ऊपर देख सकते हैं छत पे फैन लगा हुआ है, ठीक है, जरा देखिए, देखा, हाँ फैन लगा हुआ है, तो वो एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सही है. तो वो पॉइंट के गिर्द जो जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जस्ट अ सेकंड. ओके जी, तो यानी यहाँ पर हम लोग रोटेटरी मोशन यानी घूमने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो जितनी भी घूमने वाली शे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो एक पॉइंट के गिर्द घूमते हैं. यानी अगर आप फनलैंड में अगर कभी गए हैं तो जाहिर सी बात है गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पर जो है झूले आपने देखे हैं कि बड़ा एक गोल झूला भी देखा होगा, या गोल टाइप जितने भी झूले हैं वो एक रॉड से, एक बड़ी चीज से जुड़े हुए होते हैं, जिसके गिर्द वो जो है चक्कर काटते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, रोटेटरी मोशन कहलाती है. देन इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. अब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन. इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी एक चीज जो गोल घूम रही है और वो किसी पॉइंट के गिर्द नहीं घूम रही है, वो खुद बाहर मूवमेंट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि आप जो है सर्कुलर मोशन में कहीं घूम कर आए, तो आप अपने घर से निकलेंगे और एक लंबा चक्कर काटेंगे. अब वो आप सर्कुलर मोशन में बीच में से कहीं से भी होकर गुजर सकते हैं, तो एक पॉइंट के गेट पे नहीं है आप. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन को इस तरह से लिया जा सकता है. उसके बाद है स्पिन मोशन. स्पिन मोशन क्या है, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इनसाइड द बॉडी कॉल्ड स्पिन मोशन. स्पिन मोशन क्या है, स्पिन मोशन जो है वो भी घूमने वाली ही एक हमारे पास हरकत है, यानी स्पिन मोशन. लेकिन इसके अंदर ये फर्क है कि सर्कुलर मोशन में हम गोल घूमते हैं, लेकिन स्पिन के अंदर थोड़ा सा जो है कर्व आता है घूमने में. फॉर एग्जांपल आपने गोल्फ गेम देखा होगा, उसमें जब बॉल को हिट की जाती है हॉल के अंदर, ठीक है, तो वो जिस तरह से जब
होल के अंदर पहुंचती है और जो घूम के अंदर जाती है, जो घूमने वाला स्टाइल है वो स्पिन कहलाता है। जस्ट लाइक क्रिकेट के अंदर जब हम बॉल कराते हैं तो वो भी स्पिन होती है। अब आई डोंट नो लेग साइड पे होती है ऑफ साइड पे होती है, बट स्पिन होती है। तो वो जो मूवमेंट है वो स्पिन कहलाती है। यहाँ पर रोटेटरी मोशन के लिए एक फिगर लगाई है मैंने, देख सकते हैं आप कि ये रेल के जो टायर दिखाए गए हैं यहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है इनकी बराबर, लेकिन ये एक पॉइंट के घूम रहे हैं जो सर्कुलर मोशन। इसकी जो बाहर वाले जो हिस्सा है वो सर्कुलर मोशन है, जबकि बीच वाली जो हिस्सा है वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, स्पिन मोशन की मैंने आपको मिसाल दे दी है जो कि इससे related है। देन वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं, ऑसिलेटरी भी मोशन भी कह सकते हैं। यानी इर्ताशी हरकत, वो किस तरह से, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले तो मैं एक मिसाल आपकी ये दूंगा, बहुत ही जो है आपके करीबी चीज है वो है मोबाइल। इसके अंदर एक वाइब्रेट का ऑप्शन है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो मोबाइल, आप जब भी कोई कॉल आती है या कोई एसएमएस आता है तो मोबाइल वाइब्रेट करता है। ओके, तो वाइब्रेशन होती है। तो उस वाइब्रेशन कैसे हो रही है, ऑसिलेटरी मोशन कैसे क्रिएट हो रहा है, एक पॉइंट पर मौजूद एक चीज, जैसे यहाँ पर पेंडुलम आप फिगर में देख सकते हैं, ये ए साइड है और ये इसकी बी साइड है बीच वाली, और बी ए से ए वाली जो थर्ड साइड है वो सी है। ठीक है, ए टू बी साइड पर मूवमेंट होती है और मूवमेंट होकर फिर बी टू सी साइड पर वो चीज हरकत करती है, लेकिन फिर वापसी जो है सी टू बी आती है और बी टू ए जाती है। तो ये जो मूवमेंट है वो इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि वो एक वाइब्रेशन सी जनरेट करती है, क्रिएशन आ जाती है उसके अंदर, कि वो हमें जो है अगर हम उसको हाथ लाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हरारत, कोई भरभराहट सी हो रही है हाथ के अंदर। यानी हम उसको छुएंगे या फिर उसकी अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होगी तो भूं भूं करके आवाज आएगी, जिस तरह से हमारे मोबाइल के से भी अगर हम उसको करीब रखेंगे तो वाइब्रेट की आवाज जनरेट होती है तो हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो ये है वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एक मिसाल इस गिटार से भी ले सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर वाइब्रेशन देखें तो तार के अंदर होती है, अगर हम तार को फिंगर से टच करते हैं, हल्के टच करेंगे तो हल्की वाइब्रेशन होगी, तेज टच करेंगे तो तेज वाइब्रेशन होगी। यानी जो वायर है वो बहुत तेजी से जो है मूवमेंट करती है, तो उससे वाइब्रेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड क्रिएट होते हैं और फिर एक म्यूजिक की शक्ल में हमारे सामने गिटार से या वॉल्यूम से आवाज आने लग जाती है। ठीक है, वायलिन से, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज काइनेमेटिक्स। फाइनली काइनेमेटिक्स इज हियर। So kinematics, it is the branch of physics which deal with the motion of the object without any reference of force or agent causing the motion is called kinematics. यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें कुव्वत के जिक्र या हरकत के सबब के जिक्र के बगैर इस्लाम की हरकत का मुताला करते हैं, हरकियात कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हरकत के जो असबाब है ना, कि हरकत मूवमेंट, ये जितनी भी हमारे पास हरकियात हैं, हमारा चलना फिरना उठना बैठना या नॉन लिविंग थिंग्स का किसी फोर्स की वजह से हिलना डुलना, वो सब जो है किस में आता है, काइनेमेटिक्स में आता है। तो लफ्ज जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है वो यूनानी लफ्ज यानी ग्रीक वर्ड यानी कि काइना से लिया गया है, जिसका मतलब है हरकत करना। तो सिंपली इसका मतलब है हरकत करना, यानी जितनी भी हरकत के बारे में डिस्कस हम करते हैं वो काइनेमेटिक्स में आती है। देन नेक्स्ट इज
डायनामिक्स, मैं डायनामिक्स को बाद में पढ़ रहा हूँ, बल्कि नहीं पहले पढ़ रहा हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। फिजिक्स की एक और शाख जिसका ताल्लुक हरकत के असबाब, यानी ये वही सेम चीज है जो काइनेमेटिक्स है, पर हरकत कैसे पैदा होती है, वो कौन से अवामिल हैं जो हरकत पर असरअंदाज होते हैं, ये उस पर डिस्कस करती है। वो कौन सी चीजें हैं जो हरकत पर असरअंदाज होती हैं, कि जो मूवमेंट हो रही है उससे फिर हम पर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हरकत किस शेप में थी, उसके ऊपर क्या रिजल्ट बना, क्या आया, वो डायनामिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थर्ड मैकेनिक्स यानी मेकानियात। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज, यानी जो इसका ताल्लुक है फिजिक्स की वो शाख है जिसका ताल्लुक बड़े अजसाम की काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों से, यानी कि ये सबसे बड़ी ब्रांच है हरकियात के हवाले से, यानी जो भी मूवमेंट है, जो भी मोशन है, जितना भी किसी भी टाइप के मोशन है, वो इन दो में तो डिस्कस हो रहे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर, बट इसका ताल्लुक इन दोनों से, ठीक है, काइनेमेटिक्स से भी है और डायनामिक्स से भी। तो इसके अंदर ये बड़ी ब्रांच है जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स थी, जिसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आप अगर वो चैप्टर सही से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो इस साथ में आप काम भी करते जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज what is scalar and vector quantities? Question number 5, what is scalar and vector quantities? Scalar quantities क्या है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिस तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज पिछले सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, देन ड्राइव क्वांटिटीज थी, तो यहाँ स्केलर क्वांटिटीज है। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या, ये एक बड़ी जो है क्वांटिटीज के अंदर चीज है, वो है गैर सिमती मिकदार है। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ वी वांट to measure anything by using any method, the quantities are called physical quantities. All physical quantities are divided into two types. Okay. First is scalar quantities, और scalar कहा जाता है. Then second is vector quantities और vectors. यहाँ पर जो हेडिंग है वो यहाँ पर फिजिकल ही आएगा। ओके, ये गलत हो गया यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है, इफ वी वांट टू मेजर एनीथिंग बाय यूजिंग एनी मेथड द क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी अगर हम कोई भी पैमाइश करना चाहते हैं किसी भी चीज के हवाले से, तो जो हम मेथड अप्लाई करेंगे उसमें दो क्वांटिटीज आती है फिजिकल क्वांटिटीज में। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज, जिसको हम स्केलर्स भी कह सकते हैं। सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज, इसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं। सॉरी टू, यहाँ पर फिजिकल आएगा, ये बात ध्यान में रहे। मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। वर्क करते टाइम पर यहाँ फिजिकल लिखिएगा, वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, बाबा जब आपको देखिए। नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड विद मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी तिब्बी मिकदारें जिन्हें सिर्फ अददी कीमत की मदद से मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है, गैर सिमती मिकदारें कहलाती हैं। गैर सिमती मिकदारों को रियाजी के तमाम असूलों के मुताबिक जमा, तफरीक, दर्ब और तकसीम किया जा सकता है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये जिसमें सिमत नहीं होती,
ठीक है, वो गैर सिमती कहलाती है। सिमत यानी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन के बगैर ही हमारे पास जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पाया जाता है, जिसमें जो प्रॉपर यूनिट है, यानी कि हम सिर्फ अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई फासला तय कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मौजूद है, तो वो जो है स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के जरिए इन चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें, एग्जाम्पल के तौर पर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी एंड ईटीसी। ओके, तो यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड जैसी चीजों को हम स्केलर क्वांटिटीज हैं ये, और हम लोग जमा, तफरीक, दर्ज, मल्टीप्लाई के जरिए हासिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। इसका एक पॉइंट है, यानी खुसूसियात है जो स्केलर क्वांटिटीज की, वो है स्केलर क्वांटिटी shows that they are easily added, subtracted, multiplied by simple arithmetic method। यानी अभी जिस तरह मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटीज हमें किस तरह से हासिल हो सकती हैं, इजीली यानी आसानी से, एडेड यानी जमा, सब्ट्रैक्टेड यानी माइनस, मल्टीप्लाइड यानी के ज़रब के जरिए जो है सिंपल अरिथमेटिक मेथड यानी कि हासिल की जा सकती है। हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी, उसकी जो भी हमारे पास रेटिंग आएगी किसी भी चीज़ की, वो टाइम में हो, डिस्टेंस में हो, स्पीड में हो, वर्क में हो, एनर्जी में हो, तो वो हमें इन चीज़ों के जरिए हासिल होगी और वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। Then next is vector quantities or vector. The physical quantities which are completely specified by magnitude, proper unit and direction are called vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज जिस तरह हमने पहले अभी डिस्कस किया, स्केलर क्वांटिटीज जो है गैर सिमती मिकदारें थी, तो जाहिर है ये सिमती मिकदारें हैं। वो तिब्बी मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर अददी कीमत और सिमत दोनों से बयान किया जा सकता है, वो सिमती मिकदारें कहलाती हैं। सिमती मिकदारें जो मुख्तलिफ सिमतों में अमल कर रही हों, इन्हें रियाजी के आम तरीकों से जमा तफरीक दर नहीं किया जा सकता, इन्हें ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के तरीकों से हल किया जा सकता है। इसके अंदर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है एंड मोमेंटम है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी सिमती मिकदारें यानी जिनको दोनों तरीकों से, यानी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी इनसे इनके मेथड के जरिए भी हासिल किया जा सकता है, और डायरेक्शन बेस के ऊपर भी इनको हासिल किया जा सकता है, इनकी रेटिंग को, इनकी मेजरमेंट को। अब यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को, पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो भी सही है और ये वाली भी डेफिनेशन मौजूद है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज इज वन दैट ओनली indicates how much the magnitude of the quantities. Then next vector is a vector quantities indicates the how much the magnitude or bracket and the direction of the quantities. A vector quantities is written with an arrow above the quantities. इसको एक एरो के साथ शो किया जाता है जो इसकी एक सिंबल है। Now next is sixth question, define displacement and distance. Okay, distance, सबसे पहले हम distance को कवर करते हैं। If we have 2 points A and B and want to move from a point to B point in any path of the movement except the short distance path is called distance between A and B. Okay.
यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक बगैर किसी हवाले के तय करदा पैमाइश को फासला कहते हैं। यानी आप एक साइड से दूसरी साइड पर जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो आपका मोशन क्रिएट हो रहा है, जो आप हरकत कर रहे हैं, वो जो है डिस्टेंस कहलाता है। यानी आपने एक फासला जो है तय किया, जिसको हम फासला कहते हैं। अगर हम यहाँ से आप जो है अपने घर से स्कूल की तरफ आते हैं, यानी एक पॉइंट से आपका जो ए पॉइंट है वो आपका है घर, एंड जो आपका सेकंड जो बी पॉइंट है वो है स्कूल। अगर आप घर से स्कूल की तरफ आते हैं तो ये जो है आपने एक बीच में जो भी कवर किया है वो डिस्टेंस कहलाता है, वो फासला कहलाता है सिंपली। और अगर आप बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ दोबारा जाते हैं तो वो जो है फिर आपने एक डिस्टेंस कवर किया, यानी एक पॉइंट से दूसरी तरफ जाना, तो वो क्या है, डिस्टेंस यानी फासला है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट। यहाँ पर आप खड़े हैं, आपने यहाँ वापस यहाँ तक आना है, सॉरी, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ओके, तो यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने मूवमेंट करनी है ए टू बी पॉइंट। अब ये जो फासला है ये 4 सेंटीमीटर का या 4 किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपने 2 सेकेंड के अंदर कवर कर लिया। देन यहां से आप सी पॉइंट पर आए तो आपने जो है 2 किलोमीटर का फासला फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड में कवर कर लिया। वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर डी है, सी पॉइंट है, देन फिर डी पॉइंट है। तो आपने ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ आते वक्त जितना भी यहाँ से मूवमेंट की है, जितना भी मोशन आपने लिया है, जो आपने हरकत की है, वो सब जितना भी आपने कवर किया है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, 4 और 2 6, और यहाँ पर 8 किलोमीटर, यहाँ पर 2 किलोमीटर और ले रहे, यानी 10 किलोमीटर का आपने फासला जो है, डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इस शेप के अंदर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप ए पॉइंट पर है, यहाँ पर 5 पॉइंट्स ले सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, एंड डी टू ई, एंड ई टू ए वापस, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर इस शेप में। यानी आप जिस शेप में भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपका मोशन क्रिएट हो रहा है, आप हरकत कर रहे हैं कोई सी भी, तो वो क्या है, फासला आप जो है तय कर रहे हैं, डिस्टेंस आप जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। कुछ बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, it is the shortest distance between 2 points. It is the vector quantity. It is show that magnitude as well as the direction. यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक जो है लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पर पहले से, ठीक है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो ये ए टू बी एक पॉइंट ए रख लेते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर बी रख लेते हैं। तो ए टू बी जो फासला है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर किस तरह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या चीज, ये देखिए। अब यहाँ पर एक और लाइन है, उसके बाद इस लाइन के साथ रास्ता जो है आगे की तरफ जा रहा है, एक और लाइन आगे जुड़ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एक और लाइन यहाँ पर ऐड हुई है, तो यहाँ से ए पॉइंट है,
और मैं कहता हूँ ये जो लास्ट इसका है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ए पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर एंड पॉइंट है, यानी कि बी पॉइंट एंड है। तो हम ए या फिर यहाँ पर बी रख लें, यहाँ पर सी रख लें और डी रख लें। मैं कहता हूँ आपको ए से डी की तरफ जाना है और आप यहाँ से ए टू सिर्फ बी तक आते हैं, ए से बी की तरफ आते हैं, बाकी आगे आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ना कोई मोशन क्रिएट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, कवर्ड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक, ये पूरा फासला ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपने जो है शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि इतना डिस्टेंस था नहीं जितना आपने होना चाहिए था, जो आपको यहाँ पर पहुंचना था डी पॉइंट तक, आप ए से बी पॉइंट पर आकर रुक गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कराएगा, ठीक है। अब वो है किस तरह से, ये हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, अब ए पॉइंट से आपने सी पॉइंट तक जाना है, लेकिन आप ए से बी पर अगर रुक जाते हैं, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आगे चल के ये बात और क्लियर हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, एक चार्ट यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं डिस्टेंस के हवाले से और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। फर्स्ट पॉइंट है the length of actual path traveled by an object is known as distance, यानी कि एक मकान से दूसरे मकान तक बगैर किसी हवाले के तय करदा पैमाइश का फासला कहलाता है। यानी कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं और आप जो है एक फासला जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कहला रहा है। लेकिन उसी जगह आप डिस्प्लेसमेंट को देखें, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है हटाओ। अगर मैं इसकी बेसिकली मिसाल दूं, एक आपने एक जगह से दूसरी जगह पर गए, बहुत लंबा वहां पर आपने फासला तय किया, तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है हटाओ, हटाओ करना। आप अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है और आप कह रहे हो आप जरा थोड़ा हट के बैठो, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है चेयर के ऊपर ही या सीट के ऊपर, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ वो जा रहा है, हट के बैठ रहा है, तो यानी वो डिस्प्लेसमेंट है। इसको इस तरह से ले सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड between initial point to final point of path traveled by an object is known as displacement। वो कम से कम फासला जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की सिम में या किसी खास सिम में तय किया जाए, हटाओ कहलाता है। यानी यहाँ पर भी वही बात हो रही है एक तरीके से, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस यानी एक फासला हम तय करते हैं, तो उसी में हम कहते हैं कि एक फासला है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल घर में वॉक कर रहे हैं ना, तो आप कोई मतलब इतना फासला नहीं तय कर रहे, लेकिन अब हम उस वॉक को जोड़ते जाएंगे ना, तो आगे में एक फासला हो जाएगा, काफी देर तक आप अगर चल रहे होंगे 1 घंटे। लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए और आपने जाके जो है रूम से निकल कर पानी पीने के लिए आप जा रहे हो और आपने वहां जाके पानी पिया, ए टू बी पॉइंट तक पहुंचे, वो डिस्प्लेसमेंट का हटाव था एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। उसके बाद है इसका सेकंड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, ये स्केलर क्वांटिटी है। देन सेकंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक फिगर है आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। इसमें भी यही बात की गई है कि डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फिगर दी गई है जिसकी मदद से समझाया गया है। डिस्टेंस इक्वल टू 8 मीटर इक्वल टू 5 प्लस 3 मीटर, यानी कि नीचे से जो फासला तय हो रहा है वो 5 मीटर का है, बल्कि ऊपर वाला जो है वो 3 मीटर का है, ठीक है। तो ये जो 8 मीटर का फासला है वो और प्लस 3, या हमने डिस्टेंस कवर किया है, एक पूरा जो है फासला कवर किया है कितना, 8 मीटर का।
जबकि यहाँ पर सेकंड जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हम 2 मीटर चले, जबकि फिगर तो वही है। हम कैसे हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने ये फासला कवर किया ही नहीं। हम ए टू बी पॉइंट जस्ट यहाँ तक आए, हमने थोड़ा सा फासला डिस्टेंस यानी कवर किया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्पीड एंड इट्स डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पर आंसर है द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और यानी किसी मुहतरिक जिस्म का तय कर, यानी किसी ऑब्जेक्ट का तय करता फासला जो किसी मखसूस वक्त में किया जाए, इसकी रफ्तार कहलाता है। ठीक है, या हम इसको इस तरह ले सकते हैं और करके के द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि वो just a second, okay, now come to the topic। दोबारा से यहाँ पर मैं अगेन पढ़ रहा हूँ। द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और यानी एक डेफिनेशन ये हो सकती है इसकी, एंड दूसरी यानी नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला किसी मखसूस वक्त में, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक है ए स्टूडेंट, एक है बी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो है ए टू बी जो हमारा फासला है वो 5 किलोमीटर का है, ओके, लेकिन वो जो है 1 आवर में कंप्लीट करता है ए स्टूडेंट, जबकि बी स्टूडेंट जो है 10 मिनट में कवर कर लेता है। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? बी वाले स्टूडेंट की ज्यादा है, ए स्टूडेंट की ज्यादा है? जाहिर सी बात है बी की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये जो डिस्टेंस का जो एक फासला जो है कवर करने का जो तरीका, जो मतलब जो रेट है डिस्टेंस का ट्रेवल करने का, वो जो टाइम टेकिंग जो उसने लिया है वो जो है स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो इसको आगे हम ये पढ़ सकते हैं, फॉर एवरी स्पीड टेक टोटल डिस्टेंस एज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ई देन मैथमेटिकली। यानी अगर जिस्म के तय करदा कुल फासले एस और फासला तय करने में लगे और वक्त टी से जाहिर किया जाए, तो मंदरजा ज़ेल कुलिये की मदद से जाहिर किया जाएगा। यानी कि इसका स्पीड का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं टाइम के हवाले से, या हमें ये जानना है कि हमारा जो मोशन था, जो हमारी हरकत थी, या हमने कोई डिस्टेंस या कवर किया है, वो हमने कितनी स्पीड में कवर किया है, क्या स्पीड का आंसर आना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया गया है, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम टेकिंग जो फॉर्मूला है वो यहाँ से हासिल हो सकता है, या आप देख रहे हैं स्पीड इक्वल टू डी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसको हम राइट ऑन टाइम इस तरह से नहीं लिखते, ओके। हम यहाँ पर स्पीड को V से शो ऑफ करते हैं, देन D को यहाँ पर S आता है, डिस्टेंस को S से शो ऑफ करते हैं और टाइम को स्मॉल t से शो ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड की जगह आएगा V इक्वल टू S अपॉन T। ये हमारा फॉर्मूला है स्पीड का। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द टॉपिक्स, ओके। तो अभी आप लोग कहीं जाइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।